पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, क्योंकि आप दोनों उस पर इतनी लंबी तकरीर कर दी परवेज दूध भाई के ऊपर। पहली बात तो ये कि मैंने ये नमक हराम का वर्ड इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरी क्लैरिफिकेशन है, आप माने ना। मैंने ये बताया कि पाकिस्तान के खून में नमक हरामी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पाकिस्तान का खाते हैं, मेजॉरिटी वो लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव तनकीद करते हैं। आज मैंने ये वर्ड सीखा, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मैंने अरविंद भाई से सीखा, इसलिए मैंने उसका एतराफ़ किया बरमला। जहाँ तक ताल्लुक है परवेज़ दूध भाई साहब का कि क्यों उन्होंने मुखालफत की, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि उन्होंने, अरविंद भाई ने ये बताया कि न्यूज़ की जगह वो किताबें देते, न्यूज़ की जगह वो मेडिकल देते, न्यूज़ की जगह वो फूड देते, ठीक है, न्यूज़ की जगह आटा देते। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में जो मुखालफत थी न्यूज़ की, क्या वो इस कॉस्ट पे थी कि न्यूज़ की वजह से हमारे हाथों से किताबें छिन गई? क्या न्यूज़ बनाने की वजह से हमारे हाथों से आटा छिन गया, गंदम छिन गई? ठीक है, हमारे हमें कोई उसके ऊपर ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं था, बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट था न्यूक्लियर बनाने पर। उसकी मुखालफत क्यों? पहली बात देखें, इंडिया, अरविंद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके यहाँ हो सकती है, इंडिया बड़ा मुल्क था, वो न्यूक्लियर नहीं भी होता तो उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था। पहली बात, पाकिस्तान ने रिएक्शन में बनाया, नॉट एक्शन। इंडिया ने पहले डेटोनेट किया, तो पाकिस्तान, क्योंकि उसका डायरेक्ट एक एनिमी के रोल है हमारा, और हमारा डिफेंसिव रोल है, हमारी दिफाई फौज कहलाती है, ऑफेंसिव नहीं, हमारी डॉक्ट्रिन डिफेंसिव। तो डिफेंस का तकाजा है कि हमें फौरन उसको रिस्पॉन्ड करना है। उन्होंने बैलिस्टिक बनाया, डिफेंस का तकाजा है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, ये हमारी कंपल्जन बन गई है। क्रूज का है, हमारी कंपल्जन बन गई। टैंक्स इतनी हमारी कंपल्जन बन गई। एक मिनिमम डेटरेंस, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड की फोर्स आपको रखना पड़ती है, पहली बात। तो अथॉरिटी दूध भाई ने उसको देखे बगैर ये बात की कि जनाब क्यों बना, अरे भाई इंडिया न्यूक्लियर बन चुका है, अब हम दबाव में आ सकते हैं, हमें दिफा के लिए ये जरूरी है, ये दिफा की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, ये हमारे दीन की रिक्वायरमेंट है। आपने हमारे दीन की रिक्वायरमेंट की खिलाफ वर्जी की है, मैं समझता हूँ। कुरान पाक की आयत है कि और तैयार रखो अपनी कुव्वत जिस कदर तुमसे हो सके ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है अल्लाह के, और कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते। ये क्रिटिसिज्म नहीं है न्यूक्लियर के ऊपर, ये जेलसी है। मैं समझता हूँ कि एक न्यूक्लियर के ऊपर एक आर्मी आज न्यूक्लियर बनी, आप देखें आज आप सारी पावर बनने भी जा रहे हैं उस न्यूक्लियर पावर की वजह से। आज म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब ने बांग्लादेश से किया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से किया, सऊदी अरब ने कतर से नहीं किया, सऊदी अरब ने इजिप्ट से नहीं किया, तुर्की से नहीं किया। हाँ, तुर्की भी आ गया, और तुर्की ने पाकिस्तान से किया डिफेंस एग्रीमेंट, या सऊदी अरब से किया? तुर्की ने पाकिस्तान से किया, और सऊदी अरब के साथ भी हो गया। ये है वजह, जो ये 2 रीजन है। तो पहली बात तो ये कि उस न्यूज़ पर हमारा कुछ नहीं किया। दूसरा, हमारे दीन की रिक्वायरमेंट है कि हमें अपनी ताकत एक, और यही हमारे दिफा का मतलब भी है कि हमें अपनी दिफाई कुव्वत उस लेवल पर रखनी है इतनी कि जहां हम इस सरहदों का दिफा कर सकें। ये एक इस्लामी रियासत है, और इस्लाम ही का एक उसूल है कि जब इस्लामी रियासत पर कोई गैर इस्लामी मुमलिकत हमला कर दे एक ख़ास लेवल के बाद, और हुकूमत अनाउंस कर दे, तो हर शख्स के ऊपर अदर दैन फौजी वो जिहाद फ़र्ज हो जाता है। मैंने तो अभी 3 मिनट 4 मिनट ही भी होंगे शायद, मुश्किल से बोलते हैं, आप कहने पर कह रहे हैं। नहीं, तो मैं तो सो गया था जब आप दोनों बात कर रहे थे हूद भाई के ऊपर और उनकी लॉयल्टी पे। मैंने उनकी लॉयल्टी पर कोई पॉइंट नहीं उठाया, मैंने उनके पेट्रियोटिज्म पे कोई पॉइंट, मैंने उनके क्रिटिसिज्म पे कोई पॉइंट। क्रिटिसिज्म हुकूमत पे करें, मैंने यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया अरविंद भाई की बात, मैंने कहा बिल्कुल पुअर गवर्नेंस है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ना कर रहा है। मैंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने कहा कोलैप्स कर गया, मैं भी कहता हूँ कोलैप्स कर गया। अब उसको रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है, हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक करना है। ये सारी चीजें अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप किसी फंडामेंटल चीज के ऊपर टारगेट करते हैं, ये एक दीनी उसूल था कि तैयार रखो अपनी कुव्वत जिस कदर तुमको हो सके, और परवेज दूध भाई कह रहे हैं कि नहीं नहीं तैयार रखो अपनी कुव्वत जिस कदर तुमसे हो सके। ये उस शख्स का जब बयानिया है, मैं उस शख्स का बयानिया आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह और बहुत सारे मैं लाके आपके बयानिया रख दूंगा, ये जो आप बहुत सारे इस वक्त जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ठीक है, वो इस वजह से चल रहे हैं कि ना उनके पास वो रिक्विजिट एजुकेशन है, ना उनके पास वो रिक्विजिट डायरेक्शन है कि हम हैं कौन, हम क्यों हैं। हम एक दिफाई अफवाज हैं, हमारे साथ इंडिया की जगह हो चुकी है। अगर इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब का डेटोनेट कर दिया तो क्या ये मेरे ऊपर कंपल्जन नहीं बन गई कि मैं उसका जवाब उसको रिस्पॉन्ड करूं? वो अगर बैलिस्टिक ले आया और हमारी जियोग्राफिकल इम्यूनिटी उसने पैरिश कर दी, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं भी उसकी जियोग्राफिकल इम्यूनिटी को पैरिश करूं और उसके एवरी नूक एंड कॉर्नर को हिट करने की कैपेबिलिटी हासिल करूं? मैंने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये करना पड़ता है, इन चीजों को टारगेट ना करें, आप उसमें खामियां बताएं, वीकनेसेस बताएं। आईएसआरओ का जहां तक ताल्लुक है, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है,
अब ISRO उन्होंने बनाया, उसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की बेस पर आगे गए ना। पाकिस्तान को तो कराने को इंजन देते नहीं है, दुनिया की पाबंदी है। ये तो आप सोचे कि पाकिस्तान को अल्लाह ने कैसे, मैं गया जब पहली दफा कहुटा की तरफ, तो वहां सुजुकी वाला आवाज लगा रहा था, बम अड्डा बम अड्डा बम अड्डा। यानी ये हालत है बम अड्डे की कि सारी दुनिया को पता था, लेकिन उसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हुई। अल्लाह ने कोई ऐसी कोई रोब रखा या धाक बिठाई दुश्मन के दिल में। आज ईरान के साथ देखिए क्या नहीं हो रहा, पूरा आर्माडा आया हुआ है, पूरा इजराइल आया हुआ है, पूरा वेस्ट तैयार बैठा हुआ है कि किसी तरह से कहीं भी शामिल हो जाए, चाहे वो कतर के साथ हो जाए, क्या किसी के साथ हो जाए, तो मैरी टाइम में शामिल हो जाए, बस इस हिस्सा बन जाए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की तरफ देख, हाँ इक्तिसादियात में बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें ये कॉस्ट नहीं आई कि न्यूक्लियर बनाने की वजह से हमने किसी की किताब छीन ली, न्यूक्लियर बनाने की वजह से हमने किसी का मेडिकल छीन लिया। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल भी फ्री है, किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह सब मिले, स्कूल भी फ्री है, बिल्कुल ठीक है, चल रहा है सिस्टम। लेकिन हाँ वो सिस्टम, उसमें बहुत खामियां हैं, उस सिस्टम को चेंज करने की, रिवाइज करने की, रिफॉर्म करने की जरूरत है, और वो अभी गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, क्योंकि अब हमारा दिफा इस काबिल हो गया है कि अब हम अपने शैल में सुकून से हैं। अभी भी आप देखिए कि इंडिया ने एक नया इशू उठा दिया कि जी सिंतास मुआहदा, उसके ऊपर उन्होंने, पहले कश्मीर का इशू कम था, चलो उसमें एक स्टेटस को मेंटेन हो गया था दोनों गवर्नमेंट के दौरान कि चलो यार चल पड़ा है मामला, छोड़ो दफा करो। आपने इस पाकिस्तान में क्या किया, हमने वो भी खत्म हो गया, और एक मामला आगे बढ़ा। हमारी तरफ से भी गलतियां हुई, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब वाजपेयी साहब आए, उनका आने का दौरा वो बहुत ही खुशाइन था, उसके बाद गलतियां हुई। इंडिया ने भी अब ये सिंतास मुआहदा, कभी कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं जो पाकिस्तान को इफेक्ट करती हैं। ऐसी चीजें वो भी ना करें, बल्कि आप जो है वो कॉन्फिडेंस, जिसको CBM कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाएं। आपने देखा कि जो अभी अपील की मोदी साहब को, उसमें मैंने भी अब उसमें शामिल हुआ, ठीक है कि हाँ जी मुझे भी शामिल होना चाहिए, मुझे अपील करनी चाहिए कि यार इन दोनों मुल्कों में आप पीस लाएं, अमन लाएं। हम किसी को इस तरह से हमने मना नहीं किया, ना ही मैंने ऊद भाई का कहा कि जी वो क्रिटिसिज्म ना करें, ना मैंने कहा, लेकिन एक शख्स जो इस लेवल पे बैठा है जहां वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, उनका ब्रेन इस तरह से पॉल्यूट ना करे। एक इस कुरान की आयत है, उसके बरखिलाफ ना जाए, एक इस तरह की बात ना करे कि जनाब मैंने इसको तस्वीर भेजी जिसमें वर्ल्ड वार के बाद जापानीज सजदे में गिरे हुए हैं, गंजे सर हुए हुए उनके, और ये जनरल मैकार्थर जो इसके सर पे, एक बंदे के सर पे जूता रख के खड़ा हुआ है। अगर जापान के पास न्यूक्लियर बम होता, तो मैं आपसे सवाल करता हूं दोनों से, क्या ये न्यूक्लियर बम गिरता हिरोशिमा पर, क्या नागासाकी पे गिरता? सवाल ही नहीं पैदा होता, गिरता ये। जी अरविंद भाई आप बोले, आप पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चीज सीखने की जरूरत है, वो ये है कि जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारे, तो एम्परर हिरोहितो ने जो है प्रोपेगेंडा करने के बजाय ये कहा कि माय डियर कंट्रीमैन, वी हैव लॉस्ट द वॉर, ड्रॉप योर वेपन्स एंड पिक अप द टूल्स, वी नीड टू रीबिल्ड जापान। तो मैं अजीम कौम उसको समझता हूं कि जिनके 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद नस्ते नाबूद होने के बावजूद आज बड़े सगीर के किसी भी शहर से ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं अजीम उनको मानता हूं। वो एक अलग डायमेंशन है, वो एक अलग जो पैरों पे, मैं एक से एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं मेजर साहब, आपसे कुछ सीखना चाह रहा हूं। मेजर साहब, दुश्मनी आपकी हमसे है, आउट ऑफ द वे जाके आपने बनाया, आप कहेंगे हमने बनाया, चलें एक बहस है उसको अलग करते हैं, लेकिन ये है कि दुश्मनी आपकी हमसे, हमारी आपसे है। इस दुश्मनी की ज्यादा बड़ी कीमत आप ही ने क्यों चुकाई है? हिंदुस्तान कोई 1 या 2 बिलियन डॉलर मांगने के लिए आलमी जो इदारे हैं उनके पास क्यों नहीं जा रहा? और आप ही को 1-1 बिलियन डॉलर के लिए, एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं आप, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर हैं, उसके बाद 1 बिलियन डॉलर होता ही क्या है? कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। तो उसके लिए एक न्यूक्लियर रियासत जब IMF के दरवाजे पे, वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे खड़ी होती है, तो तकलीफ तो होती होगी। बिल्कुल तकलीफ के बात है, और मैंने इसका, शकील साहब इनको जरा रिस्पॉन्ड कर दें। मैंने इसका बरमला एतराफ किया। यही वजह है कि हमारे मुल्क में लोगों की इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस के साथ, हमें भी हैं वो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, और इसका वजह यही है कि जनाब पुअर, आप कह लें कि पुअर गवर्नेंस, पुअर मैनेजमेंट, पुअर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए हम उस पर मुतालबा कर रहे हैं कि इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसको चेंज किया जाए, और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाए। इतने बड़े बड़े आपने सूबे बनाए हुए, उनको आप चेंज करें, और इस सिस्टम को चेंज करें। कोई भी सिस्टम लाए, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे ट्राइब्रिड हो, व्हाटएवर, लेकिन मेरे साहब क्या वजह है? जहां तक ताल्लुक है आपका इस अंदाज में बात करना,
आप जानते हैं कि 1 बिलियन की बात नहीं है, आपका जो बात करने का अंदाज कि $1 बिलियन के लिए दरवाजे पे खड़े नहीं, इट इज अ पूरा पैकेज होता है। ठीक है, पैकेज ये होता है कि हमें मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, हमें पैसे का मसला नहीं है, हमें ग़िज़ाई मामलात का मसला नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो मुल्क में लोगों ने ये भी कहा कि अगर हम डिफॉल्ट भी कर जाते हैं ना, हमें लोन की रिटर्न का मसला है, हमें फॉरेन एक्सचेंज का मसला है, हमें फ्यूल पेट्रोल लेना है उस फॉरेन एक्सचेंज से, हमें सिर्फ उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए हम जाते हैं। हमारे मुल्क में दौलत पैसे की कमी नहीं है, आपसे कम नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जहाँ तक बिलियनर्स का ताल्लुक है, इन्होंने बताया बिल्कुल इंडिया के अंदर है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया के अंदर एक फ्लॉप फिल्म भी पूरे मुल्क में चल जाती है ना, वो पैसा रिकवर कर जाती है। तो ये एक एज है, हर किसी मुल्क का एक एज होता है, ये आपको एज हासिल है, लेकिन उसके बावजूद उस एज को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया, या कि आम आवाम आज भी उसी हाल में है जैसे पाकिस्तान में। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम, मैंने इसीलिए इनसे चैलेंज के साथ किया, आप सामने बैठे हैं, मैंने चैलेंज दिया है शायद शकील भाई को कि मुझे दिखा दें एरियल क्लिप ड्रोन के साथ। इन्होंने कहा मजदूर सुबह खड़े होते हैं, मजदूर सारे पाकिस्तान में खड़े होते हैं, कुदाले लेके, बेलचे लेके, ठीक है, वो छेनियाँ लेके बाहर, और बैठते एक जगह के। एनीबडी जिसको घर पे काम है, गाड़ी आती है, रुकती है, हाँ भाई कितना पैसा है, आज की दिहाड़ी क्या है, चलो यार ये काम करना है, कौन सा, वो लगा सर उसके पास एलटी मशीन, उसको ले जाए। तो ये एक जगह इनकी मार्केट होती है। मेजर साहब, कता कलामी के लिए माफी चाहता हूँ। 1950 की दहाई में, 60 की दहाई में आपका रुपया हमसे ज्यादा मजबूत था, आपकी ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा अच्छी थी। हमारे इकोनॉमी को देखकर तो पाकिस्तानी ताना दिया करते थे कि ये जो हिंदू ग्रोथ रेट से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या वजह है? डू यू फील, आई वांट यू टू बी अ क्रिटिकल पेट्रियट, जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है, क्या वजह है कि आप उस रास्ते से कहीं ना कहीं भटक गए? कुछ तो गलत किया होगा। अच्छा, सबसे पहला तो इस मुल्क में चार पार्टी है। मेजर साहब एक मिनट, सबसे पहला रीजन तो चंद पार्टियां हैं इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज, चंद पार्टीज, जिनकी वजह से आज ये मुश्किल, आज ये मुल्क अपनी जगह पे जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच सका। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन 50 पॉलिटिकल पार्टी, 50 और 60 की दहाई में यही पॉलिटिकल पार्टी थी। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी सर अरविंद, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी सर अरविंद, टोटली चेंज है। आप ये कह रहे हैं सदर अयूब का दौर था, सदर अयूब का दौर था, उनकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, विच आई बिलीव इन, लेकिन वो रियासत तो पाकिस्तान की ही है ना जिसने तरक्की की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम सर चौधरी साहब एक मिनट, रियासत पाकिस्तान ने, फिर वो चाहे आपकी फौजी हुकूमत हो या कोई सिविल हुकूमत हो, डजंट मैटर, मैं ये सोचता हूं एज एन आउटसाइडर कि 50 और 60 के दिहाई में पाकिस्तान ने जो मुआशी तरक्की देखी, हमारे बड़े, मेरी माँ के नाना जो है भावन नगर मंडी के अंदर अपनी फसलें बेचने जाया करते थे, उनको ज्यादा अच्छी उनकी कीमतें मिलती थी। तो और आपके यहाँ पे जो कारें, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, फिर ये जो रेडियो इक्विपमेंट, ट्रांजिस्टर वगैरह और ये सारी चीजें हमारे यहाँ लोगों के पास में ये नहीं होती थी, ये सहूलत जो आपके पास में उस वक्त थी। तो पाकिस्तान was far more advanced at the time. What happened? Where did you feel that the change occurred? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने हिंदुस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की 65 में, उसके बाद में पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया। उसके बाद मुसलसल फिर जो है मशरिकी पाकिस्तान का 2 लख्त होना, उसके बाद अफगान जिहाद में पाकिस्तान का शामिल होना, दूसरों के फड्डों के अंदर जाके और अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेस को लगा देना, और एक इन्फ्लेटेड ग्रोथ कि बाहर से पैसा आता रहेगा और उसी पर ही मुआशरत, उसी पर ही आपकी जो पूरी की पूरी मुआशी पॉलिसी है वो उसका जो है दारोमदार चल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ड्राई अप होने लगे और उनका जो बैकलैश आपके ऊपर आया, उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर वो दिन है और आज का दिन है, उससे उबर ना सके। अब ये है कि इस खित्ते के अंदर कोई जंग नहीं लगने लगी। मैं शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रहा था 2-3 साल पहले, वो कहने लगे तो देखते हैं जी, अगर कोई लोन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेहनत करेंगे। तो भाई आप पहले मेहनत करें, लोन मिल गया तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक सिक्योरिटाइज्ड जो एनवायरनमेंट है उससे बाहर निकल के और फिर पाकिस्तान को एक नए जाविये से अपने मुल्क को देखना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा जो ताल्लुकात हैं, उनको भी हमें सिक्योरिटी के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए।
मेजर साहब आपकी राय हो सकती है, ये आपकी इंडिविजुअल की राय हो सकती है। अच्छा ठीक है, हमारे अपने मेजर साहब असबाब हैं, हमारे अपने जो एफर्ट्स हैं या फ्यूचर प्लान्स हैं, कॉन्टीजेंसीज हैं, वो हमारी अपनी है। मैंने आपको बताया, रीजन आपने पूछा पहला सवाल, तो मैंने आपको जवाब दिया कि नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 2 आपको देखना है तो ब्यूरोक्रेसी, नंबर 3 अगर आपको देखना है पाकिस्तान का जवाल तो पीआईए का जवाल पढ़ लें। जो पीआईए के जवाल में हुआ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो पाकिस्तान के जवाल में हो, लेकिन वहां पर पीआईए को बचाने के लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। पाकिस्तान को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये जरिया बनाया डिफेंस फोर्सेस का, पाकिस्तान बच गया। अदरवाइज ये तो जिस तरह सनतें खा गए, मुल्क आधा करा गए, ये तो पता नहीं क्या क्या खा जाते। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज सनतें भी दोबारा बहाल है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत भी चल रही है, डिफेंस आपके सामने खड़ा है। ठीक है, अब टाइम मिला है, क्योंकि कुछ अरसे ये जो रहे हैं, इन लोगों ने जिस तरह से सनतें खाई, जिस तरह से पीआईए को खाया, पीआईए का मॉडल एग्जैक्टली आप पढ़ लें ए टू जेड, सेम टू सेम पाकिस्तान का। वहाँ एयर लीग थी, ठीक है, वहाँ फला एरो लीग थी, ये सारी चीज़ें ये लोग खा गए। ठीक है, उसके तो बस नहीं चलता, वो पंखे भी उतार के खा जाते। ये लोग हैं जो, और ये आवाम को नजर नहीं आता। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है दिफाई अफवाज थी, उन्होंने हमेशा इंटरफेयर किया। परवेज मुशर्रफ साहब अगर आए तो उन्होंने उस वक्त का खजाना देख लें, उस वक्त की तरक्की देख लें। ठीक है, और वैसे भी हम इस्लाम का अगर जहाँ तक ताल्लुक है तो इस्लाम को डेमोक्रेसी को उस तरह ये बिलीव नहीं करता। बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी इस वक्त की दुनिया में, आजकल के दौर में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके अंदर आपका वोट और एक स्वीपर का वोट बराबर है, ये मैं नहीं मानता। अच्छा मेजर साहब, आपने मजहब के हवाले से बहुत सी बातें की और आपने कहा कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव है। सर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, अखबारों में मौजूद है कि जितनी भी हमारी जंगें हुई पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ। फिर आपने दीन की रिक्वायरमेंट्स की बात की, रिलीजियस की रिक्वायरमेंट्स की बात की, तो वहां तो ये कहा गया है कि अपने घोड़े तैयार रखो। ठीक है ना, तो क्या हम उसको लिटरली लेंगे? और फिर आपने जिहाद की भी बात की। तो सर, अगर इन बातों में हम पड़ जाएंगे ना, तो फिर हमारी जो स्टेट है ना, वो एक इट विल बिकम एन अरीना फॉर थियोलॉजिकल डिबेट। एक मौलवी ये कह रहा होगा, एक लिबरल आदमी दूसरे तरीके से कह रहा होगा। मसलन सूरत तौबा की 29वीं आयत है जिसमें मुसलमानों से कहा गया है कि तुम यहूदो नसारा के साथ जिहाद करो, अहले किताब के साथ जिहाद करो जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाएं, जो मुसलमान जिसको हराम कहते हैं वो हराम ना कहें, और या फिर वो जलील होकर जिजिया दें। तो क्या आज के जमाने में आप इस पे अमल कर सकते हैं? फिर सूरा, एक और सूरा है, आई थिंक अलमायदा है, कि यहूदो नसारा के साथ दोस्ती मत करो। तो फिर अमेरिका के साथ आपकी दोस्ती जो थी, जिना साहब ने शुरू की थी जो, उसकी क्या थियोलॉजिकल बेसिस रह जाती है? चाइना के साथ आपकी दोस्ती है, चाइना तो अहले किताब भी नहीं है भाई। आप कहते हैं कि हमारी दोस्ती समुद्रों से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है, थियोलॉजिकल बेसिस क्या है? लंबा सवाल करते हैं, मैं सवाल ही भूल जाता हूँ। मैं सर इतनी देर सवाल ही भूल जाता, आप मिसालें देना शुरू होते हैं। चाइना भाई, आपने एक बात की कि क्या इस्लाम खिलाफ है दोस्ती का, ये बात करें, उसका जवाब आ जाएगा, उसमें चाइना वाइना खुद ही कवर हो जाएगा। जी, आपको मैं जितना टाइम चाहेंगे मैं दूंगा। देखिए, आपने एक बात की कि अल्लाह हमारे साथ रहा है। भूल जाऊंगा ये क्या? सर कोई बात नहीं। आप देखिए, आपने कहा कि हमें अल्लाह की मदद हमेशा हासिल रही और हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बहुत अच्छा डिफेंस भी किया। तो सर 1971 में क्या हुआ था? उस वक्त भी तो फौज की हुकूमत थी ना। और जापान की, सर सुन लें, आप सुन लें, जापान की आपने बात की कि जापान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो अमेरिका उनके ऊपर ये हिरोशिमा और नागासाकी पे बम ना फेंकता। एक जापानी से किसी ने ये पूछा था कि क्या ख्याल है अगर आपके पास बम होता तो ये होता? कहता हम इतने क्रेजी हो चुके थे, पागल हो चुके थे उस वक्त, हमारे पास होता तो हम नागासाकी और हिरोशिमा से पहले अमेरिका के पास, अमेरिका पे ये बम फेंक देते, जैसे हमने वो किया था, जहाजों से हमला किया था उनकी जो वो पर्ल हार्बर थी। तो वो कहते हैं कि मैं आज आपके सामने जिंदा ही ना होता, अगर हमारे पास बम होता तो हम तो पहले फोड़ देते ये, और अमेरिका पूरे जापान को तबाह कर देता। तो सर ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, इनको थोड़ा तनकीदी तरीके से भी देखा करें। जी आप बताइए। तनकीद होती है लॉजिक से। ये कह देना कि जनाब मैं वाजपेयी साहब के साथ बैठा तो वाजपेयी साहब ने मुझसे ये बात की, या फला जापानी मिल गया, फला बंगाली मिल गया, उसने ये बात कर दी, मतलब ये कोई, आप मुझे बताइए कि अगर आप फोरम पे बैठे इस तरह की बातें करेंगे और मुझे कहेंगे कि जनाब लॉजिक से, तो लॉजिक तो नहीं है, इट इज़ इलॉजिकल टोटली।
पहला सवाल आपका था, आपने बात की सूरह तौबा की। पहली बात तो ये कि सूरह तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू हुई, ये वाहिद आयत है जो कुफ़ार पर, जो अल्लाह के दीन का इनकार करने वालों पर एक अजाब के तौर पर, अल्लाह की सुन्नत के तौर पर नाज़िल हुई। आपने मुझसे कहा था इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे, अभी अरविंद भाई बैठे हैं, ये मौजू नहीं है, लेकिन आपने इसको गलत आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया। इंतहाई शर्म की बात है, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो मक्का में लोग थे उनके बारे में बात की कि जनाब इनको 40 दिन का मौका दे दो, इनके जो मुआहदे हैं अगर वो मियाद की कंडीशन उसमें नहीं है तो इनकी तरफ वापस कर दो, जिन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इन लोगों ने जब मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर दी, हमने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। इनमें यहूदी शामिल है, क्रिश्चियन शामिल है, जो भी हैं, इन्होंने अब मौका आ गया है कि अब इस्लाम फैल गया है, फतह मक्का हो चुकी है। अब आपके पास अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब अल्लाह के दीन को मानने वाले इनकारी करते हैं तो अल्लाह ताला अपना अजाब नाजिल फरमाता है। ये पहला मौका हुआ है कि अल्लाह की सुन्नत में कि किसी नबी के मानने वालों के पास एक हुकूमत आई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक हुकूमत आ गई और वहाँ पे दीन कायम हो गया, जिसे अकामत दीन कहते हैं, और मौलाना वहीदुद्दीन साहब और गांधी साहब इसका इनकार करते हैं। एनीवे, बातों बातों में मैंने ये पॉइंट भी डाल दिया सी। तो ये वहाँ से ये आप उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर 40, उनका क्या हज के ऊपर भी ऐलान कर दिया जाए, वहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं, उन्हें बता दिया जाए कि देखिए आपके पास 40 दिन है, आप या तो निकल जाएं या इस्लाम कबूल कर लें। अगर यहाँ ही रहना है तो भाई इस्लाम कबूल कर लें, और नहीं भी रहना, चलो आप यहूदी रहना चाहते हो यहूदी रह लो, लेकिन फिर हमें आपकी प्रोटेक्शन करनी है, अपनी प्रोटेक्शन का टैक्स देंगे आप हमारे मुमलिकत में जिस तरह बाकी लोग देते हैं, आपको हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, मुसलमानों से भी करेंगे हम आपकी प्रोटेक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे इस्लाम आ चुका है। उसका आप हमें जजिया से टैक्स, यार हमें पैसे दोगे, हम तुम्हारा दिफा संभालेंगे, हम कन्फेडरेशन करेंगे, आप आज़ाद होगे अपने दीन के अंदर, आपके चर्च, आपके मंदिर, आपका हर चीज़ जो है वो हैकल वो आज़ाद होगा, उसमें कोई होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर मौजूद। अच्छा, अगला सवाल था फिर आपका कि जापान का तो नहीं चाहता कि जापान पे अगर एटम बम होता वो मार देते, ये फिर 71 भी आपने बीच में डाला। 71 was a limitation, number 1 point, ठीक है। 71 was a limitation, geographical limitation। 5000 किलोमीटर दूर एक मुल्क के अंदर 32,000 की वहां फौज, चलो 40 कर लो यार, इससे ज्यादा आप कहीं पे भी रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 40,000 की फौज वहां कन्फाइंड हो, और ये देखिए आप शक्ल में देख दे स्क्रीन पे, इस तरह से इधर देखेंगे, इस तरह से चारों साइड से तकरीबन 3.5 साइड से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है। 4,500 से ज्यादा किलोमीटर की उसके साथ बॉर्डर लगती है इंडिया की। अगर पाकिस्तान इधर होता और बांग्लादेश इंडिया होता, हम 1948 में उस पर कब्जा कर चुके होते। जैसे आपको जैपनीज ने बताया ना, ऐसे मेरी बात कहीं कोट कीजिएगा कि 48 में हम कब्जा कर चुके होते, इतना वो वल्नरेबल था। 1948 में मौलवी फजलुल्लाह, जिनका आप नाम लेते नहीं थकते, जिनके बच्चों के इंटरव्यू पता नहीं क्या क्या आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जनाब पेश की थी, करारदाद मानते हैं, लेकिन उन्होंने ही वहां पे जाके ऐलान किया और कायद आज़म को जाना पड़ा और कहना पड़ा कि जनाब ये एक इस मुल्क के अंदर 2 ज़बानें नहीं हो सकती। यू मे डिसएग्री विद दैट, हर चीज से डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, अपना हर किसी का अपना राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लेकिन ये चीजें तो 48 से शुरू हो गई थी शकील भाई, लेकिन उसको जो फ्यूल दिया गया वो आप जानते हैं कि किस तरह से याहिया खान ने 2 दफा 3 दफा मौका मिला कि वो पार्लियामेंट का इजलास बुला लेता, तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। एनीवे, आप बात करते हैं जापान की, तो जापान का आप सारी दुनिया जानती है। इस चीज को डिनाई करना, एक बच्चे के मुंह से कि जी मेरे से एक मुलाकात हो गई थी, एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, मैं टोक्यो में गुजरा था, वो वहां बैठा हुआ था, फकीर पैसे ले रहा था, उसने मुझसे, बाबे ने ये बात कर दी। ओ भाई, ये बातें नहीं होती, सारी दुनिया जानती है। इसीलिए आज देखिए वही परमानेंट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जो न्यूक्लियर पावर है, वही बैठे हुए जो पूरी दुनिया का नक्शा चला रहे हैं। आज पाकिस्तान भी मिडिल प्लस पावर हो गया, इंडिया भी आ गया है। हम इंडिया के खिलाफ नहीं, हमारे कोई, फिर आपने कहा नफरत नहीं है हिंदू से, अल्लाह माफ करे, ऐसी इस्लाम नफरत की तालीम नहीं देता। मेरे साथ अरविंद साहब बैठे हैं, मैंने क्या कहा इनको कि मैं इनको बाऊ करता हूँ, मैं इनको उस्ताद मानता हूँ, ये हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये मेरे लिए मोहतरम है, इनकी जान माल की इज्जत मोहतरम है। इस्लाम के जहाद के कवानीन पढ़ने शकील भाई, उसमें कहा कि दरख्त नहीं काटना, और बच्चे पे हाथ नहीं उठाना जंग के दौरान, बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना, और जो जवान तलवार लेकर अगर सरेंडर कर दे उसको वो अमान मांगे, उसको अमान तक छोड़ के आना। ये भगवत गीता नहीं है तो शकील भाई, ये इस्लाम के जहाद के कवानीन बता रहा हूँ आपको मैं, जिसको आप रद्द नहीं कर सकते। अगर रद्द कर सकते हैं तो आ जाए किसी चैनल पे मेरे सामने इस पे गुफ्तगू कर लें। मैंने जहाद के कवानीन बता दी, जंग के,
वॉर के, ऐसी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नफरत सवाल ही नहीं पैदा होता किसी हिंदू या हिंदुइज्म से नफरत नहीं, उनका एतकाद है। बल्कि मैंने तो कई चैनलों पे आपके सामने भी कहा कि जनाब अगर उनका राम है और ईश्वर है और वो उसको यकता समझते हैं कि सबसे अल्टीमेट वो है, तो वही अल्लाह है। हम तो उसको भी अल्लाह समझते हैं, उसको भी ईश्वर को भी और भगवान को भी हम वही समझते हैं। हाँ, बाकी चीजें जिस तरह से अरविंद साहब ने भी कही कि इख्तलाफ हो सकता है, वो अपनी जगह है, नफरत सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा मेजर साहब, एक तो जो है ना मुजद्दद अल-फसानी का जो मकतूबात है ना उनका एक लेटर है 163, वो पढ़िएगा। और उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के बारे में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो नफरत है कि नहीं है। सर मुजद्दद अल-फसानी का आम आदमी नहीं थे। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, हियर मी आउट प्लीज। तो वो आज जो है ना पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जिन लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है वो उनमें शामिल हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत बड़े इस्लामिक हीरो के तौर पे। मुजद्दद अल-फसानी हर शख्स नहीं है, और अल्लामा इकबाल भी उनके मद्दाह थे। उनकी बात दीन की कंपल्जन नहीं है, उनकी कोई भी बात दीन की कंपल्जन नहीं है, बल्कि बिदअत अच्छा, दीन की कंपल्जन कुरान है या हदीस है। अच्छा, इसका मतलब है कि मुजद्दद अल-फसानी मिसअंडरस्टूड इस्लाम। अच्छा, और नहीं, ये मतलब मैंने नहीं कहा, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मिसअंडरस्टूड, मैंने आपको बताया कि मेरे ऊपर कंपल्जन अगर है दीन की तो वो कुरान पाक है या हदीस है। उसके बाद कोई कुछ भी कहता है वो दुनियावी लिहाज से अच्छी हो सकती है, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन दीन का कोई हिस्सा नहीं बन सकती। इसका मतलब ये है ना कि मुजद्दद अल-फसानी ने इस्लाम को या कुरान को हदीस को सही नहीं समझा, इस वजह से उनकी ये टीचिंग। मेरी राय नहीं, नहीं फिर और क्या नतीजा निकाले? फिर हम यही ऐसे तो कितने देखें, ऐसे तो बेशुमार सेक्ट हैं, कितने सेक्ट हैं, कितने मुफ्ती हैं, कितने मौलवी हैं, बड़े बड़े नाम हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। इमाम खमीनी साहब क्या कहते हैं, आप उनसे बड़े आप किसको ले आएंगे। फिर और दूसरे हमारे देखें गांधी साहब क्या बोल रहे हैं, हर किसी का अपना मुफ्ती महमूद साहब हैं, मौदूदी साहब हैं। मौदूदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह ठीक था, अब एक जगह आके खरा सही दिया। अब्दुल कलाम साहब का एक वक्त में ठीक था, बहुत बड़े मुजद्दिद थे जनाब, सब कुछ थे। बाद में आप देखिए वहां किधर चले गए और किस तरह से वो कहाँ गिर के, तो वो फिर उनकी वफात हुई। आप अच्छी तरह जानते हैं इंडिया के। चले हम मान लेते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुजद्दद अल-फसानी से बेहतर है, आप ज्यादा अच्छा समझते हैं। ये नहीं मैंने कहा, नहीं मैंने तो कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अरविंद साहब से भी नीचे है। ये तो आप एक हवाला दे रहे हैं, ये हवाला दीन का हवाला नहीं हो सकता। देखिए आपने पहले, मैं आपको एक पॉइंट और दे दूं आखिरी, उसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। आपने जिस कुरान पाक को जो कोट किया उसमें सूरह बकरा की एक आयत मैं कोट कर दूं आपके लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि और जो लोग, सर अरविंद प्लीज काइंडली गौर से सुनिएगा, मुझे रिपीट नहीं, और जो कि कुरान पाक की आयत है, यानी इसको रद्द नहीं कर सकते हम, ये नहीं कह सकते कि ज़ईफ है, सही नहीं है, इसके बीच में कोई रावी गलत। और जो लोग यहूदी हैं, और जो लोग ईसाई हैं, नसरानी हैं, और जो लोग सेपियंस हैं, अगर वो एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, नेक अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, और आखिरत पर यानी कि एक दिन हिसाब किताब होगा, अगर गलत करेंगे तो हिसाब देना होगा। आई एम लायबल टू बी पनिशमेंट और आई एम लायबल टू बी रिवार्डेड अकॉर्डिंगली। ये तीन चीजें अगर आप करते हैं तो आपको आखिरत के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। आप मुझे बताइए, ये आयत आई हुई है, 62वीं आयत है सूरह बकरा की, 62 आयत में कोट कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली इसी तरह से अब आप देखें सूरह तौबा को किस तरह से मोल्ड करके पेश किया, किस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया जाता है। वो अल्लाह का एक अजाब नाजिल होने वाला था, वो एक सुन्नत रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि जब भी उन्होंने किसी कौम को पूरा पैगाम पहुंचा दिया तो अगर उसने नहीं माना तो अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल किया। ये पहला मौका था कि जहाँ काफी हद तक पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि अब इस बार अजाब जो आया है उसका इंतकाम आप लोगे, लेकिन अनाउंसमेंट कर दो कि चले जाएं, 40 डेज है, निकल जाओ यहाँ से, हम किसी को नहीं करना चाहते, आप यहाँ से चले जाओ। अच्छा मेजर साहब, आपके करीबी मेरा ख्याल मदरसा है बनौरी टाउन का, वहां जाइए, वहां के मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और इस पे हम डिटेल डिस्कशन अलग से। मस्जिद में मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब की मस्जिद का नमाजी मैं रहा हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं नाम ले लूँ दोबारा, ठीक है। हमारी अल-फलाह मस्जिद फेडरल बेरिया ब्लॉक 14 कराची में, ठीक है। मौलाना यूसुफ लुधियानवी जिन्होंने पहली दफा शुरू किया आपके मसाइल उनका हल, मैं उनका एक अदना शागिर्द हूँ, ठीक है। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि मौलाना यूसुफ लुधियानवी वाज एन एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन हम उस पर किसी वक्त फिर बात करेंगे। अरविंद, यू हैव एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? जी, मैं अपने मुल्क के जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं और उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को आला तालीम दें, और वो उस तरह की आला तालीम हो कि जो कि दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छे मुल्क के अंदर पढ़ाई जाती है। साइंस के एतबार से
उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें, उन्हें हर चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करने का जो हुनर है वो सिखाएं, और उन्हें कहें कि पास्ट को अपनी रिजेक्ट बिल्कुल ना करो, उसकी जो खूबसूरत बातें हैं उसको अपने पास रखो, उसको चेरिश करो, लेकिन पास्ट के अंदर कभी भी जिंदा रहने की कोशिश मत करना। कभी भी ये मत कहना कि वो सुनहरा वक्त जो वेदों में था वो वापस लौट के आएगा, क्योंकि समय का जो पहिया है वो हमेशा आगे चलता है, वो पीछे लौट के कभी नहीं जाता। इसलिए जितना हो सके आज के मुआशी हमारे जो हालात हैं उनको अगर आपने बेहतर करना है, तो आपको अपने आप को हर एक उस चीज़ से जो कि आज़ाद ख़यालात को बर्दाश्त नहीं करती, उससे आपको छुटकारा पा लेना है। फिर वो चाहे कुछ भी हो, आप हर एक उस चीज़ को मुस्तरद करें कि जिसके अंदर आज़ाद ख़याली ना हो। अपने अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करें, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। आपके सामने अगर कोई ऐसी दलील आए कि जिसको जो कोई वेदों में से हो या कोई हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनमें से हो, और कोई साइंस की उनके सामने कोई थ्योरी आए, तो अपने बच्चों को साइंस की थ्योरी पढ़ाएँ और उनसे कहें कि अगर इनमें से किसी एक चीज़ को चुनना हो तो हमेशा साइंस को चुनना। इस कायनात के जितने भी राज़ हैं, उन सब का जवाब अगर जिस किसी ने भी दिया है, भले ही थोड़ा कम दिया हो, लेकिन जितना भी दिया है, वो किसी पंडित ने या किसी मौलवी ने नहीं दिया, वो एक साइंसदान ने ही दिया है। तो अगर कोई ऐसा वक़्त आए ज़िंदगी में कि तुम्हें एक को चुनना पड़े, तो हमेशा साइंसदान को चुनना। हमेशा इस बात को देखना कि दुनिया भर के जो मुल्क हैं, उनके अंदर जो इंसानी तरक्की हुई है, उस तरक्की को हम कैसे हासिल करें। जात-पात से, ये जो कास्ट सिस्टम है, इससे अपनी जान छुड़ाना, अपने लोगों को ये बताना कि आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ रह गए हैं, और जहाँ रह गए हैं, वहाँ से आगे बढ़ने का अगर कोई रास्ता है, कोई उसकी चाबी है, तो वो महज़ साइंस ही है। वो आप जो है कभी भी मज़हब में तलाशने की कोशिश मत करना। मज़हब एक ज़ाती मसला है, वो आपकी अपनी रूहानियत के लिए है, लेकिन उससे आपके तमाम जितने भी आपके मसले-मसाइल हैं, उसका हल कभी नहीं निकलेगा। उसका हल जिस चीज़ से निकलेगा, जिस चिड़िया का नाम है, वो है ये मॉडर्न डे एजुकेशन। अपने बच्चों को पढ़ाएँ, उनको तालीम याफ़्ता करें, उनको दुनियावी इल्म से जो हैं आप उनको जो है सिखाएँ, पढ़ाएँ, और वहीं से जो है एक अच्छे हिंदुस्तान का, एक रोशन हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है, उससे जुड़ा हुआ है, और उसी के ऊपर चल के हम आज नहीं हैं विश्व गुरु, लेकिन अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। और जितना हो सके अपने आप को मज़हबी जो डिबेट्स हैं, उनसे दूर रखना मेरे बच्चों। मैं जो जो मुझसे छोटे हैं, उनको बच्चों कह रहा हूँ, जो मेरे हम-उम्र हैं, वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। अपने आप को ऐसी किसी डिबेट में कभी भी जो है पार्टिसिपेट मत करना कि जिससे तुम्हें कुछ हासिल ना हो। और अपने आप को, अपने लोगों को सिखाना कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो होता है, वो कोई सड़कें, हाईवेज़, ये पुल बनाना, ये ओवर ब्रिजेस बनाना, ये नहीं होता। सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अपने लोगों को आगे लेकर जाओ, उनके अंदर जब जब एक इंसान की तरक्की होगी, तो पुल वो खुद बना लेगा। स्कूल भी बना लेगा, कॉलेज भी बना लेगा, अस्पताल भी बना लेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा, कभी भी किसी भी मज़हबी कोई अगर कोई इमारत बन रही हो, फिर वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसमें चंदा कभी मत देना। अपनी जेब से अगर तुम्हें कोई 4 पैसे देने पड़ें, तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कहीं पे बन रहे हों, उसमें चंदा देना। अगर मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, चर्चगाहों से हिंदुस्तान का भला होना था, तो अब तक हो गया होता, क्योंकि वो लाखों की तादाद में है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इंसान की तरक्की जो है, वो हमेशा एक कोई ऊपर के बैठे किसी खुदा से या भगवान से, गॉड, ईश्वर से माँगता रहे, और खुद वो कुछ ना करे, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। जो खुद कोई पाँव उठा के अपने और घर से बाहर निकलता है, किसी रोज़गार की तलाश में, और कोई मेहनत करता है, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। तो आप वो काम करना कि जिसके अंदर मुल्क की तरक्की छुपी हुई हो, जिससे कि हमारी कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ हो, और फ़िरकावारियत को अपने दिलो-दिमाग से, अपने ज़हन से बिल्कुल भी उसको जगह मत देना। अपने आप को मज़हब की बुनियाद पे कभी किसी के साथ में बुरा सलूक ना करना। हम सारे के सारे, कोई हम में
जो है ऊपर नहीं है, कोई हमसे नीचे नहीं है, हम इंसान के बच्चे हैं, सारे के सारे बराबर हैं, सारे मज़ाहिब बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं और यही हिंदुस्तान का पैगाम है। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको कभी ना भूलना और इस कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा के लिए, सेकुलरिज्म के दिफा के लिए, डेमोक्रेसी के दिफा के लिए अगर तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उससे पीछे मत हटना। डेमोक्रेसी तो ये मान के चलती है कि देयर इज नो परमानेंट मेजॉरिटी एंड नो परमानेंट माइनॉरिटी। अगर कोई सियासतदान मजहब की बुनियाद पे तुम्हें इश्तियाल दिला के और परमानेंट मेजॉरिटी और परमानेंट माइनॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश करे तो ये मानकर चलना कि वो तुम्हारे मुल्क का दुश्मन है, भले ही वो कितना ही पॉपुलर तरीन लीडर क्यों ना हो। जो मजहब के नाम पर सियासत करे मैं तो उसको हुक्मरान ही नहीं मानता। जो पॉपुलिज्म की सियासत करे वो नारा तुम्हारे बीच में आकर लगाए, मजहबी नारा जिसको सुन के शायद तुम्हारे कानों को अच्छा लगे, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। दोस्त वही होगा जो हर वक्त तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएगा। आई कैन गो ऑन एंड ऑन चौधरी साहब, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेजर साहब, अभी अरविंद ने जो कहा इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप ब्रीफली? मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ इस पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं खुद फिजिसिस्ट हूँ, जैसे आपको पता है, ठीक है। मैं क्वांटम फिजिक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स का एक्सपर्ट हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि दुनिया में तहजीबें जो तबाह हुई हैं या ख़त्म हुई हैं वो साइंस, तालीम, सेहत के बलबूते पर नहीं हुई। बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें आई हैं, लेकिन वो अखलाकियात की बिना पर तबाह हुई हैं। अखलाकियात जो हैं ये डिवाइन हो सकती है। अखलाकियात अगर इंसान के हाथ में दे दी जाती हैं तो जिस तरह से आज पूरा यूरोप तबाही की तरफ है, साइंस की तालीम में आगे है, मरीख और आगे इंटरस्टेलर पे जा रहा है, ठीक है, और बीटल जूस को देख रहा है, लेकिन ये इखलाकी तौर पर तबाही की तरफ है। वहाँ का माशरा ऑलमोस्ट कोलैप्स की तरफ है। जापान जिसका नाम लेते आप नहीं थकते, आज वहाँ जिस तरह से डूम है, फर्टिलिटी डूम कह लें, चाइल्ड डूम कह लें, इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर आज लंदन का मेयर जो है वो मुसलमान बन रहा है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर उनके यहाँ चंद कवानीन ऐसे आ गए जो इंडिया में भी आ गए। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये वर्ड यूज़ किया, अदरवाइज मैं नहीं करता, कि जनाब आप डिवोर्स करेंगे औरत को तो 50% जायदाद ले जाएगी। फिर वॉलंटियर सेक्स वर्किंग अलाउ है, ठीक है। आज वो जवान वहाँ शादी नहीं कर रहा, वो कहता है यार ये बच्चे क्यों पालो, तो जरा सी देर में नाराज हो जाएगी, 50% दौलत में ले जाएगी और बच्चों का मेंटेनेंस भी मांगेगी, बच्चे भी ले जाएगी, मैं रोता फिरूंगा। उसके बाद वो कहता है कि जनाब ये अगर मैंने ये सब चीज़ें हासिल करनी है, जो उसका जो एक मेन जो उसका जो वो होता है, आप कह लें अर्ज शादी के लिए, जिस टाइम के ऊपर अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है, तो वो प्रोस्टिट्यूशन से मेरी, वॉलंटियर सेक्स वर्कर से मेरी पूरी हो जाती है। मुझे इस डिपार्टमेंट को बनाने की जरूरत नहीं है जहां मुझे किसी का जिम्मेदार बनना पड़े। मुझे तो एक बैग लटकाना है और पूरी दुनिया में निकल जाना है। आज वो माशरे तबाह हो रहे हैं और मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये इंसानों के बनाए हुए कवानीन है। जब अल्लाह के बनाए हुए कवानीन से हटते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून ये है, उसको याद रखें। ये साइंस वाइंस सब अपनी जगह रह जाएगी, अखलाकियात तबाह हो गए कि अगर आपने एक गलत पाँव, यानी एक इंसान, मुसलमान की बात है, ये कुरान पाक की आयत है, अल्लाह अगर एक इंसान का बेगुनाह कत्ल कर दिया, आप देखें कि इंसान की जान की हुर्मत क्या बता रहा है कुरान, कि एक इंसान का कत्ल अगर कर दिया आपने तो पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और वही कुरान आगे फर्दर के अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर एक इंसानी जान, इंसान का वर्ड है, इंसानी जान को बचा लिया तो ऐसा ही है जैसे आपने पूरी कायनात के तमाम इंसानों की जानों को बचा लिया। तो ये डिवाइन कवानीन ही, दीन ही आपको सही डिवाइन कवानीन देता है। सही दीन जहाँ डिवाइन कवानीन, इंसानों के हाथ में कवानीन छोड़ दिया तो आज देखिए कनाडा के अंदर वो गे जो है मिनिस्टर जो है वो उसकी शादी मर्द से शादी भी करा रहा है। पता नहीं क्या क्या कवानीन आ रहे हैं। इंसानों के हाथ में आप कवानीन नहीं छोड़ सकते, कवानीन डिवाइन होते हैं। और ये इखलाकियात है जो सिविलाइजेशन तबाह करने की मौजब बनती है। इखलाकियात ही किसी कौम की बर्तरी का मौजब बनती है। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को उखाड़ के फेंक दिया और 600-700 साल हुकूमतें रही हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं, ये सिर्फ इखलाकियात की बुनियाद पर रही हैं, कोई साइंस की बुनियाद पर नहीं थी। हाँ, तालीम साइंस इनकी चली और वो होती है, वो ज़रूरत है। आज पूरे यूरोप में, वेस्ट में देख लें साइंस कहाँ पहुँची हुई है, लेकिन इखलाकियात ने उनको तबाही के धानों पे खड़ा कर दिया। आज ईरान के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा वो, उसको पता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड किए नहीं, वो दीन मुझे मार देगा, दीन मार देगा। साइंस और वेपन मुझे नहीं बचा सकते, दीन मार देगा। वो चॉकलेट हीरो को जो मिनरल वाटर की बोतल जेब से निकालता, वो कहता अगली मिनरल वाटर बोतल नहीं आई, मैं तो नहीं लड़ता, मैंने तो क्रिसमस में जाना। ये जी
अच्छा मेजर साहब, आप ये समझते हैं कि ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान अखलाकी तौर पर वेस्टर्न कंट्री से बेहतर हैं? और ये जो आपने हवाला दिया ना जी कि जिस आयत में ये कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये एक्चुअली यहूदियों को यहूदियों को ये तरबियत दी गई थी, यहूदियों से कहा गया था। ये आयत जरा गौर से पढ़िएगा जी। अरविंद, आप मेरे पे प्रोग्राम कर लीजिएगा इस पर। जी जी, मैं भी थोड़ा सा अपना इख्तलाफ जो है वो दर्ज कराना चाहता हूँ यहाँ पर। देखें, मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। हम जो मशरकी लोग हैं जब बहस में दबने लगते हैं तो हम अखलाकियात पे आके और हमारा वो एक नुक्ता जो है उस पर आके टिका देते हैं कि अब बात कर लें कि कैसे अखलाक हैं हमारे अखलाक। हम इतने जो हैं हमारे अंदर अखलाक कूट कूट के भरे हुए हैं कि हम चोरी, झूठ, मक्कारी, कम राशन तोल के देना, दूध में मिलावट, आटे के अंदर मिलावट, दवाइयों में मिलावट, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ पे जाली नहीं बनती? बड़े अखलाक याफ्ता लोग हैं हम तो भाई ये कैसे अखलाक हैं हमें जो कि हमें ये भी नहीं बता सके कि भाई एक दूध में मिलावट करोगे तो रियासत के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको प्रॉपर उसको खुराक नहीं मिलेगी, वो तरक्की कैसे करेगा, उसका जिस्म कैसे ग्रो करेगा। शायद ये वजह है हर चीज में इतनी मिलावट है कि स्टंटेड ग्रोथ होती है हमारे बच्चों की। जिस मुआशरे में इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन है, ये इन्होंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है मेरी। जरा मैं इस पे बात कर लूं थोड़ी सी। हमारे यहाँ पर तो जैसे प्रोस्टिट्यूशन होता ही नहीं है। कितनी चालाकी से हम इस बात को दबा देते हैं कि क्या वो शहर बताएं, वो शहर बताएं, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो। इस मामले में तो ना क्या हिंदू और क्या मुसलमान और क्या जितने भी मजहबी लोग होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं। वैसे ये जितने ज्यादा मजहबी लोग होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। मैं तो ये कहूंगा मेरे दोस्तों कि मजहबी लोगों से ज्यादा दूर रहना, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये आपको बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी बताते हैं लेकिन अपने मुआशरे में जो चीजें अंडर द सरफेस हो रही होती हैं उस पर इस तरह से पर्दा डालेंगे कि जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या प्रोस्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का ओल्डेस्ट प्रोफेशन नहीं है? क्या वो इंडिया हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बड़े सगीर के अंदर कोई ऐसा शहर बता दें कि जहां पर ये प्रैक्टिस ना होता हो? हम जब खवातीन की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं तब हम ऐसी बहस की तरफ जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि अंग्रेज के मुआशरे में एक प्रोस्टिट्यूट के पास भी ये हक है कि वो ये खड़ी होके कह सकती है कि मेरा भी एक वोट है, मैं ये चाहती हूं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो हक जो वेस्ट ने प्रोस्टिट्यूट को दिया, हमने अपनी बीवियों बच्चियों तक को नहीं दिया है। ये फर्क है उस मुआशरे में और हमारे मुआशरे में। तो क्या बात करते हैं गोरे की? ये हक दें अपनी बीवी बच्ची को कि वो सेल्फ वॉलंटियर सेक्स वर्किंग करना चाहे तो वो आजाद है। आपकी बीवी भी आजाद है, आपकी बच्ची भी आजाद है, आपकी बहन और आपकी माँ भी आजाद है। ये हक उसको दें। आज इस चैनल पे बोले आप कि मैं उनको हक देता हूँ। ये बात ये है, लीगल और इलीगल का फर्क होता है अरविंद साहब। मुझे पता है पाकिस्तान में मैं गया 3 दफा हीरा मंडी, 3 दफा गया। मैं जब जवान था मैं 3 दफा गया। लेकिन मुझे एक लीगल और इलीगल का फर्क बताता हूँ। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि 1000 में से साला एक पकड़ा जाएगा ना तो मैं ही होऊंगा। मैं कैसे अपनी माँ को फेस करूंगा? मेरी अर्श थी, मेरे अंदर बेचैनी थी। मैं 3-4 दफा गया, वहां भज्जे के भाई खा के आ गया। शकील भाई जानते, मैं नहीं जा सका। ये होता है फर्क। मैंने सिगरेट पी ली अरविंद भाई, शराब नहीं पी सका। अल्लाह जानता है क्यों? क्योंकि मेरी गली के नुक्कड़ पे वो खुलेआम नहीं मिलती थी। वो पता चला कि यार सदर में कोई दुकान है एक्साइज वालों की, वो अकलियतों के कोटे पे देते हैं। अब वहां जाए कौन और वहां जाके छुप के ले कौन? पता चला 1000 में से अगर पॉसिबिलिटी में 1 भी रखूं, 100 में से साले 0.00 पता चला मैं ही हूं। तो मैं कभी नहीं गया अरविंद भाई, यकीन करें। मैं आपको अल्लाह का हज़ार बना नमाज पढ़ के आया जुम्मे की। मैंने शराब नहीं पी सका, मैं नहीं जा सका, हीरा मंडी जाके देख भी नहीं सका, डांस भी नहीं देख सका। अल्लाह जानता है, आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस डर से। तो ये फर्क होता है लीगल और इलीगल का। और मैंने आपसे कहा कि शो पे आप ऐलान करें कि आप अपनी बेटी को, आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, इन चारों को आप आज वॉलंटियर सेक्स वर्किंग का हक अदा देते हैं कि वो आजाद है। और अपने बेटी को भी अगर वो सेक्स ऐसा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इंसान जब बहस में दबने लगता है तब वो जातियात पे उतर आता है। मैं तो फिजिसिस्ट हूं, मैं तो दीनी इंसान ही नहीं हूं। सुन लेने दे, जरा बात सुन लें आप।
जब वो बहस में दबने लगता है तब वो कहता है कि तुम अपनी बहन को ये तुम इख्तियार दोगे क्या वो ये करे, तुम्हारी बेटी ये करने दोगे क्या, अपनी बीवी को करने दोगे क्या। मैं ये कहता हूं यहाँ पे बात मेरी बहन, बेटी, बीवी या माँ के का नहीं है। यहाँ सवाल ये है उस औरत का, जिसको खुद को ये फैसला करना हो कि उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। अगर वो ग्रोन अप अडल्ट है, अगर वो अपना फैसला खुद करे कि उसने अगर प्रोस्टिट्यूशन के उसमें जाना भी है, शायद अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरी बेटी होती और वो मुझसे ये कहती तो मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या ही कर सकता हूं उसके बारे में। आई कुड हैव डन नथिंग अबाउट इट। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे मशरकी मुआशरे के अंदर तो जो हम हाई मॉरल ग्राउंड लेके बैठे होते हैं, हम तो अपनी बच्चियों को जानबूझ के अंदर चकलों पे बिठाते हैं। क्या हमने ये जो बातें कर रही हैं, मैं चाहूंगा कि यहाँ साहिर की जो नज्म है चकले, वो मैं पढ़ के सुनाऊं पूरी। हम वो लोग हैं जो कहने को तो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, फिर अपनी बच्चियों को हम जानबूझ के वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, हो सकता है, जिनको हम हमारे ही मुआशरे में हमारे ही लोग गिद्धों की तरह नोच के खाते हैं, वो भी हमारे ही समाज से आते हैं। उनको कोई अंग्रेज ने लाके और चकले पे नहीं बिठाया है, उनको बिठाने वाले भी हमारे अपने ही लोग हैं। हमने अलाउ किया लीगली, हमने लीगली अलाउ कर दिया उनको बिठाने को, उनको नोचने को। मेरी बात सुने, हमने लीगली अलाउ कर दिया कानून से। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2022 की आपके, क्या खबरदार आपने हरास किया से जो वॉलंटियर सेक्स वर्कर को, रूलिंग शूलिंग तो बहुत आती हमने अलाउ कर दिया, बिठाओ, ले जाओ, बिठाओ, पकड़ो, अगवा करो बच्चियों को, पालो और उनको बिठा दो। चले एक-एक करके बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। रूलिंग शूलिंग तो बहुत आती रहती है, इलीगल भी है हमारे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन। पर ये बताएं, 4:30 बजे मेरा प्रोग्राम है, 4:30 बजे इलीगल होने के बावजूद, इलीगल होने के 10 मिनट पहले आप छोड़ दीजिएगा। चले सर, इलीगल होने के बावजूद अगर ये चीजें हमारे मुआशरे में हो रही हैं, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कोई अंग्रेज जिम्मेदार है? चौधरी साहब, ऐसा है इस मुआशरे के अंदर लोगों को ये बात एजुकेट करने की जरूरत है कि एट द एंड ऑफ द डे एक ग्रोन अप अडल्ट अपना फैसला करता है। जो बात चुभने वाली बात थी, जो शायद मेजर साहब को चुभ गई, वो ये है कि अंग्रेज के मुआशरे में एक तवायफ को भी हक है, आप उसकी मर्जी के बगैर उसको छू नहीं सकते। और हमारे यहाँ पे ये फर्क है कि बीवी चाहे सोना चाहे या ना सोना चाहे, उसको फिर भी शौहर के साथ में सोना पड़ता है। ये फर्क है अंग्रेज के मुआशरे में और हमारे। वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। क्या बात है? ऐसा नहीं है, हमारे दीन में ऐसा नहीं है, हमारे दीन में जबर नहीं होता है। छोड़े आप, हमारे दीन में जबर नहीं है, करते हैं दीन की बात छोड़े। ऐसा है, एक मिनट रुकें, मैं दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहा। कुरान पाक की आयत है सर, प्लीज बात सुन ले, आयतों पे ना जाएं। ऐसा है, मैं दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम खान की बात कर रहा हूँ। मेरा फड्डा इस्लाम खान के साथ है। एक वक्त था जब इस्लाम को देख के, सर सुन ले जरा, एक वक्त था जब इस्लाम को देख के लोग मुसलमान होते थे। आज वक्त है, आज के मुसलमान को देख के लोग जो हैं इस्लाम से दूर होते हैं। तो मुसलमान को चाहिए, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। आप दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। सर मैं इस चीज में नहीं करना चाहता, मेरी आर्गुमेंट सिर्फ इतनी है। चौधरी साहब, मैंने ये कहा, मेरी आपके आर्गुमेंट इतने सुन लिया आपने, मेरी बात सुनी, मैंने आपको लॉजिक दी कि देखें मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मैं फिजिसिस्ट हूँ, लेकिन मैं दीन की बात इसलिए करता हूँ कि इखलाक जब इंसान बनाने लगता है, मैंने कोई ऐसी बात अल्लाह जानता है दिल से नहीं की जो आपको चुभे। हाँ, मैंने वो सवाल जरूर किया सो दैट आपको आइडिया हो सके। मेरी बात कंप्लीट करने देना, मैंने आपकी सारी बातें सुनी ना, मुझे आप मैंने आपको एक लॉजिक दी। पहली बात कि देखिए इंसान कैसे कैसे लॉज बना रहा है। अब उसको लॉज आपके यहाँ भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा कि लॉज बना रहे, आपने कहा कि नहीं हक है। मैंने कहा हक अगर आप देंगे तो वो जिस तरह आपने नज़म पढ़ी, आपने तो मेरा ही जवाब दे दिया उस नज़म में कि इनको पकड़ के बिठा रहे हैं क्योंकि परमिटेड है। मैंने आपको बता दिया कि सिगरेट पूरे पाकिस्तान में मिलती है, हमने पी, सिगरेट पी, जो चीज़ मिल गई हमने पी। मैं शराब नहीं पी सका, मैंने ढूंढी, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं अभी नमाज पढ़ के आऊँ, अल्लाह को हाजिर जान के बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मिल सकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इंसान के हाथ में कवानीन ना दे, कवानीन डिवाइन होते हैं। मजहब का रोल है, इखलाकियात का रोल है। साइंस आपको बचा नहीं सकती, इखलाकियात जरूरी है। हाँ, साइंस जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें
हाँ, इसमें मेजर साहब गुजारिश ये है कि सेल्फ राइचियसनेस से भी हमें एक और बचना प्रोग्राम चाहिए। रख लेना जी, कि हमें सेल्फ राइचियसनेस से भी बचना चाहिए, अपनी जो खामियां उनको मान लेना चाहिए। बिल्कुल हमारे मदरसों में बिल्कुल हमारे मदरसों में बच्चों के साथ क्या सलूक होता है। हमारे यहाँ 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप हुए हैं। ज़ैनब जो थी, उसके वालिदैन हज करने गए थे, वो 4-5 साल की बच्ची थी, उसके अपने मोहल्लेदार ने उसको रेप किया, उसके बाद उसको मार दिया। किसी दिन का कब्रों में से निकाल के ये रेप तो हो रहे सब क्या हैं। होते हैं, ये तो सब जी। क्या होते हैं। अच्छा, इनके यहाँ ऐसा तो है। 6 लाख रेप रोजाना होते हैं इनके यहाँ तो इंडिया में। मैंने आपको भेजी थी उसकी गूगल की भी, मैंने वो आपको विकिपीडिया का भी भेजा इंडिया में। मैंने बात ये मशरकी तो पूरी दुनिया में माशरों है। की है, आपने तो उसमें मगरिबी सारे ही आ माशरे में गए। आप देखें कि मैं इंडिया एप्स्टीन फाइल पाकिस्तान क्या की है, बात ही नहीं कर रहा। एप्स्टीन फाइल क्या है आप मैं- देखें। वो इंग्लैंड का बादशाह है, इंग्लैंड का बादशाह है, शहजादा है, और किस तरह से वो झुका हुआ है टीनेज के। शर्म आनी अच्छा। चाहिए। ये आपने कहा कि अगर- हमारे यहाँ ये सारी मेरे दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? चीजें शैतान और देखें, शैतान और इंसान दोनों साथ चलते हैं। हक और बातिल हर जगह चलता है। ये कहना कि वेस्ट फ्री है, नहीं, वेस्ट में हमसे ज्यादा बुराई है। ये नहीं कहा कि जी करप्शन मिलावट, ये नहीं, ऐसा नहीं, वहां भी है, वहां बड़े पैमाने नहीं पर है, हमारे वहां नहीं है। ऐसा है कि इस मगरिब, एक मिनट मेजर साहब, अगर वेस्ट में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान उससे आगे है। हमारे यहाँ तो 2-2 साल, 1.5 साल की बच्चियों के साथ रेप हुए हैं। तो फिर आप में फर्क क्या है? आप इस्लाम के अलंबरदार हैं, आप इस्लामिक कंट्री हैं, वो तो इस्लामिक कंट्री नहीं है। आप अपने आप को खुद ही तरदीद कर रहे हैं। दुनिया में होती हैं ये चीजें, पूरी दुनिया में होती हैं। आप अगर स्टैट्स बोलेंगे तो मैं स्टैटिस्टिक्स भी दे दूंगा। गलत है, ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि दीन या अखलाकियात गलत है। मैं आपको साबित कर रहा हूं कि अखलाकियात, इसीलिए तो आपको बोला है कि अखलाकियात पर चलकर आप बच सकते हैं इन चीजों से। आप दीन पर चल, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि साइंस पर चल के बच सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि साइंस नहीं बचाएगी आपकी तहजीबों को, सवाल को नहीं बचा सकी। दीन आपको या अखलाकियात, ये दो चीजें जब कंबाइन होती है, क्योंकि इंसान जब अपने कवानीन बनाता है उसमें वो कहता है कि मर्द की मर्द से शादी जायज़ है, उसकी बीवी रह सकती है, अगर वो साथ साथ प्रोस्टिट्यूट भी कर सकती है, वो अपने आप को बेच भी सकती है। एट ए टाइम एक औरत 2 मर्दों की बीवी रह सकती। आप देखिए तो सही कवानीन क्या बन गए। अच्छा, मुझे ये बताइए मेजर साहब, जो मदरसों में लौंडेबाजी होती है उस पे क्या कहते हैं आप? नहीं होती? देखिए क्यों हराम है, देखिए क्या नहीं हो रहा, हर चीज हो रही, हर जगह नहीं होती, लेकिन बहुत सारी हो रही है। सर भाई हो रही है तो हो, मैंने तो कहा कि पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में तो लीगल है ना। मेरे आर्ग्यूमेंट तो सुन लेना। अगर आपके यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा है तो हाउ इज योर स्टेट, हाउ इज योर सोसाइटी सुपीरियर टू देम? ये है क्वेश्चन। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम सुपीरियर हैं। मैंने कहा कि रिलीजन और इखलाकियात सुपीरियर है। जो उस पर अमल करेगा वही सुपीरियर होगा। साइंस अकेले किसी को सुपीरियर नहीं बनाती, अगर बना भी देती है तो वो टेम्पररी होता है बहुत, और उसके बाद उसमें सवाल आता है। ये जो आपने वर्ड यूज किया, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता शॉर्ट में, ये लीगल है इंडिया में, ये लीगल है यूरोप में, ये हमारे यहाँ तो लीगल नहीं है। हमारे यहाँ तो छुप के होती है। मैंने आपसे छुप के बता दिया क्या फर्क है कानून का, लीगल और नॉट लीगल का फर्क बता दिया कि मैं नहीं कर सका, मैं गया, मैंने आपके तरफ। अब मेरे दोस्त यहाँ से कहते हैं कि थाईलैंड जाने के बजाय इंडिया जाओ, सस्ते में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात कोई नहीं मिलती ऐसी बात, ऐसे अल्फाज का चुनाव ना करें। ऐसा है कि इतना बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया, इतने अच्छे अखलाक हैं हमारे, तो जहाजों में डूब के उन्हीं के यहाँ पे क्यों मरने के लिए जा रहे हो? गोरा तो नहीं आ रहा यहाँ पे मरने के लिए। इक्तिसादियात सुने तो ऐसा है। सवाल यहाँ ये है कि एक तवाइफ के भी हुकूक हैं, वो हम तवाइफों को हुकूक देना मैंने इनकार किया तवाइफ। मैं तो कहता हूँ तवाइफ होनी नहीं चाहिए। फिर आपने ये भी कहा था, कोई औरत नहीं चाहती तवाइफ बनना, आपने पैसे की वजह से करती है, पैसे लिए बगैर कोई करती है, कोई औरत पैसे लिए बगैर करती है तवाइफ। मैं भी अपनी बात पैसे ले, इक्तिसादियात, यही मसला है, इक्तिसादी मसला। सुने, ऐसा है सर कि आपने तो ये भी कहा था कि आप एक सर्वेंट, एक स्वीपर को के वोट को और एक आम जो है एक वेल एजुकेटेड को वोट को बराबर नहीं मानते। मैं मानता हूं, हजारों सालों की गुलामी के बाद में ये वोट का हक मिला। वही एक चीज है जो उनको बराबर का जो उनको दर्जा देती है। यही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है। यही वो वजह है जिसकी वजह से चलते आगे जो है इंसान तरक्की करता है। बराबरी कहीं ना कहीं पे आनी चाहिए। अब ये गलत नहीं है, ये सही बात है। किसी के अब कोलैप्स हो रहे सारे, वो कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। अगर इससे तो
इससे तो फिर जो एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन है, वो जो स्वीपर्स है उनका हजारों सालों से चला आ रहा है, वो कभी उससे ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे अगर आप उनको बराबरी का दर्जा ही नहीं देंगे। बात ही सारी बराबरी की है। आज अंग्रेज के मुआशरे में मैंने ये चीज देखी तालीम से आती है, तालीम से आती है, क्वालिफाई से आती है। जब कोई क्वालिफाई करने लगता है कि बराबरी जब कितनी वो जरूरी क्वालिफाई है। करेगा, जब वो स्वीपर क्वालिफाई करेगा, वो बराबरी का वोट देगा। उसके लिए हमारे यहाँ स्वीपर को जात नहीं है, आपके यहाँ जात है, आप उसको जात समझ रहे नहीं, स्वीपर को जात नहीं समझ रहा। मैं स्वीपर को स्वीपर ही कहा है, डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन। आप उसको चूड़ा कहते हैं। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं जरा। ऐसा है जी कि 1 मिनट और ले, ये जो हाई मॉरल ग्राउंड हमने ले रखा है, क्या हमारे यहाँ पे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक सच बता दें कि इतने अच्छे अखलाक हैं हमारे, तो फिर हमारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, यंग गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती धकेलने का ये जो एक सिस्टमेटिक तरीके से ये जो काम होता है, ये हम क्यों नहीं रोक पाए आज तक? अगर हम इतने ही, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हाँ हमें हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, मुल्क का आइन भी इजाजत नहीं देता, फिर भी अगर हम ये चीज होने देते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड भी हमें चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड भी हमें चाहिए, तो प्रॉब्लम हम में है। मैं जाने से पहले मेरी जो बात है, मेरे जो एहसासात हैं, वो मैं चाहूंगा कि साहिर लुधियानवी की ये जो पोएम है ये मैं पढ़ के सुनाऊं और इसी के साथ ही प्रोग्राम को भी खत्म करते हैं। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, ये पुरपेच गलियां ये बेख्वाब बाजार, ये गुमनाम राही ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, तहफुन से पुर नीम रोशन ये गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, सनाख्वाने वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, तनफ्फुस की उलझन पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, ये गूंजे हुए कह कहे रास्तों पर, ये चारों तरफ भीड़ सी खिड़कियों पर, ये आवाजें खींचते हुए आंचलों पर, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे। आप जरा सुने जरा, साहिब ने जो तमाचा मारा है ना, उसके बाद तो हम बोलने के काबिल ही नहीं रहे हैं। वो आखिरी मिसरा सुना देना सर, सुन ले जरा, सुन ले प्लीज सुन ले आप। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये मदकूक चेहरे, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों के जानिब, लपकते हुए पांव जीनों के जानिब, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, ये बीवी भी है, सुनिएगा आप, ये बीवी भी है और बहन भी है और माँ भी। वो जो आप ताना दे रहे थे ना, ये उसके जवाब में है। ये बीवी भी है, ये बहन भी और माँ भी, यशोदा नहीं, ये सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक कहाँ है, बुलाओ खुदाया दीन को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सनाख्वाने तकदीर से मशरिक को लाओ, सनाख्वाने मशरिक कहाँ है। तो अब बात ये है सर, ये ना हम जब ले दे के सना का तकद्दुस तो आपने ही खत्म कर दिया। आपने कहा अगर ये बाजार जाके बेचना चाहती है, ये हम हैं, हमारे हम बेचना चाहती है तो जाके अपनी इज्जत नीलाम करे। ये सीनों की तरफ हाथ बढ़ाना आपने लीगल कर दिया, ये किसी गोरे का नहीं है। सीनों की तरफ हाथ बढ़ाना लीगल कर दिया, गिद्धों की तरह नोचना लीगल कर दिया, परमिट कर दिया, पैसे देकर 6 लाख प्रोस्टिट्यूट इंडिया में, मर्जी के बगैर 6 लाख रजिस्टर्ड, 6 लाख रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूट से 6 लाख डेली
वो मोलेस्ट होती हैं, उनके सीनों पे हाथ बढ़ाते हैं, पैसे लेके पैसों के चक्कर में उनके सर से दुपट्टा खींचते हैं, उनका जिस्म नोचते हैं पैसों के चक्कर में, पैसे देकर कुछ नहीं होता। और हमारे यहाँ भी एक शेर सुन ले, आखिरी एक शेर मेरा भी सुन ले, एक मिसरा फैज अहमद का भी सुन ले। लो बिल्कुल हमारे यहाँ भी है, लौट जाती है उधर को भी नजर, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर मगर क्या कीजिए, ठीक है, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ हर जगह है। मीनेस क्राइम्स दुनिया में खत्म नहीं हो सकते, हक और बातिल साथ चलता है, लेकिन बातिल को लीगल करार दे देना ये सबसे बड़ा जुर्म है कि बातिल को लीगल करार देना। आज वहां गिरोह बन गए, रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूट 6 लाख से ज्यादा है, मैंने इनको भेजा हुआ है, विकिपीडिया का भी और बहुत सारे वेबसाइट साइट का भी इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ नहीं है लीगल, दिखाते हैं देयर इज अ तो फिर लीगल है, अपनी मर्जी से कौन जाता है? अरविंद भाई कौन जाता है? पैसे के लिए जाती है, मजबूर है, कंपल्जन है, अरविंद भाई कंपल्जन है। अर्पण जाए कौन औरत करती है? कौन औरत शौकी है? घर पे बैठेगी तो भी रियासत खिलाएगी, आप खिलाएंगे? शौकी है तो शौकी है, ऐसा रियासत को खिलाना चाहिए, रियासत को खिलाना चाहिए। हमारे यहाँ रियासत खिलाएगी होती है, वो खिलाएगी बिठा के। जी ऐसा है। मुझे ना एक सीन याद आता है, पैसे की वजह से उनको कहते हैं कि उनकी तरफ आपने सीनों की तरफ हाथ बढ़ना लीगल कर दिए, नोचना लीगल कर दिया। हमारे यहाँ नहीं है लीगल, छुप के करते हैं लोग, और सजाए मौत है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सजाए मौत है। एक सुने मुझे ना एक फिल्म का सीन याद आया है। शशि कपूर हमारे एक बड़े अच्छे एक्टर थे, वो फिल्म का कोई नाम मुझे बताया क्या था, तो उसमें एक सीन में वो कहते हैं कि मैं लाखों रुपए का टैक्स अदा करता हूँ, हुकूमत की जितनी भी तमाम जो पॉलिसियां हैं उसके मुताबिक कल को अगर मैं इस काबिल ना रहूं, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी, तो क्या ये रियासत मुझे बिठा के खिलाएगी? हैं तो जवाब सामने सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं, और रियासत माँ की तरह होती है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी ना अगर ना भी वो काम करे तो भी सरकार जो है, हुकूमत, सुन लें आप जरा सुन लें, बुढ़ापे की पेंशन एक प्रोस्टिट्यूट की या कोई दूसरा जो फर्दे वाहिद है करा रहे हो आप, सबको बराबर की मिलती है। ये फर्क है अंग्रेज के मुआशरे का और हमारे मुआशरों का। यही जीडीपी में सर्विसेज के तौर पर नजर आता है आपके। दुनिया से थोड़ा बाहर निकले तो पता चले दुनिया कहाँ बसती है। चलें, एनीवे अरविंद भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इन मौजूदात पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अरविंद, थैंक यू मेजर साहब।